हेलो दोस्तों, प्रयास एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि ब्लड के फर्स्ट पार्ट में हमने चर्चा किया था कि ब्लड क्या है, किस रंग का होता है, ब्लड में कौन कौन सी रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, ब्लड किस प्रकार जमता है, ये सारी चीज़ें, इन सारे शब्दों के बीच में जो अंतर था और इसका डिस्क्राइब जो मैंने किया आपको फर्स्ट पार्ट में मिला। आज हम लोग पढ़ेंगे रक्त वर्ग, ब्लड ग्रुप इसको बोलते हैं। दरअसल होता ये है कि 19वीं शताब्दी के पहले तक यदि किसी व्यक्ति को चोट लग जाती थी या बीमार हो जाता था या जल जाता था तो उसको स्वस्थ रखने के लिए एक स्वस्थ व्यक्ति से रक्त दे दिया जाता था या कुछ जंतुओं का रक्त डोनेट कर दिया जाता था। देखा क्या जाता था सामान्य रूप से कि बहुत सारे लोग तो मृत्यु के शिकार हो जाते थे, लेकिन कुछ लोग को लाभ मिल जाता था। 19वीं शताब्दी के शुरुआत ही, 19वीं शताब्दी की मैं बात बता रहा हूँ कि 19वीं शताब्दी के पहले वैज्ञानिकों के भरसक प्रयास था कि लोगों को स्वस्थ लाभ मिले। ब्लड देने से या रुधिर आदान करने से या ब्लड का जब रुधिर आदान करते थे तो हम प्रायः देखा करते थे कि लोग स्वस्थ हो जाएं। लेकिन वह सदी लोगों के लिए बेहद खतरनाक थी। लेकिन 19वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक हुए कार्ल लैंडस्टीनर, जिन्होंने रक्त वर्ग की खोज की। इसी रक्त वर्ग खोज के लिए 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। कार्ल लैंडस्टीनर का कहना यह था कि जो रक्त होता है, लोगों में रक्त भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। कार्ल लैंडस्टीनर ये जो वैज्ञानिक थे, कार्ल लैंडस्टीनर एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनका मानना था कि रुधिर जो होता है भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। इन्होंने इस बात को सिद्ध भी किया और ये रुधिर जो भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, इसके बारे में इनका कहना था कि जो रुधिर कणिकाएं होती हैं, ये जो रुधिर कणिकाएं होती हैं या ये कह दीजिए कि जो ब्लड सेल्स होती हैं, इन रुधिर कणिकाएं जो होती हैं में एक सेल के बाहरी आवरण में एक सेल, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। इस सेल मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग इसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन थी, ये ग्लाइकोप्रोटीन में ग्लाइकोप्रोटीन को एंटीजन कहा इन्होंने। ये जो लाल रुधिर कणिकाओं में जो सेल मेम्ब्रेन थी, इनका मानना था कि ये इसमें एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है और ये ग्लाइकोप्रोटीन ही एंटीजन कहलाए। ग्लाइकोप्रोटीन को हम लोगों ने क्या कहा, ये देख लीजिएगा। ग्लाइकोप्रोटीन को कार्ल लैंडस्टीनर ने एंटीजन कहा। इनका मानना था कि एंटीजन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? एंटीजन दो प्रकार के होते हैं। इन्होंने कहा कि एंटीजन एक ए होता है और दूसरा क्या होता है? एंटीजन बी होता है। इतनी बात आई आपको समझ में? ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक जो प्रोटीन मिली, इसको इन्होंने कहा ग्लाइकोप्रोटीन, और ग्लाइकोप्रोटीन को इन्होंने कहा एंटीजन। और एंटीजन दो प्रकार के इन्होंने कहा होते हैं, एक एंटीजन ए होता है और दूसरा एंटीजन बी होता है। इन्होंने एक और बात बताई। इनका कहना था
कि जो ब्लड होता है क्या होता है, ब्लड के जो सरफेस एरिया में, किस एरिया में, ये जो सरफेस एरिया जो ब्लड का होता है, इस सरफेस एरिया में जो भी पदार्थ हमको प्राप्त होता है वो एक एंटीजन होता है। क्या होता है, ये जो सरफेस एरिया में जो हमको पदार्थ प्राप्त होता है, प्रोटीन प्राप्त होती है, ये एक एंटीजन होता है। और एंटीजन के आधार पर हम लोग रक्त वर्ग का निर्धारण करते हैं। इतनी बात आ गई समझ में कि यदि किसी भी व्यक्ति का यदि ब्लड ग्रुप हमको देखना है तो जो ब्लड के सरफेस एरिया में जो एंटीजन होते हैं वो क्या होते हैं, रक्त समूह होते हैं। और इन्हीं एंटीजन के आधार पर कार्ल एंड स्टीनर ने रक्त वर्ग को 4 भागों में बांटा। याद देख लीजिएगा, इसको इरेज करते हैं। एंटीजन के आधार पे, किसके आधार पे, एंटीजन के आधार पे इन्होंने रक्त को 4 भागों में बांटा। यहां देख लीजिएगा, पहला हम लोग क्रम संख्या डाल देते हैं, दूसरा रक्त वर्ग, तीसरा प्रतिजन जिनको बोलते हैं हिंदी में, अर्थात इसको ही एंटीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीजन। और ये क्या होते हैं, प्रतिरक्षी होते हैं जिनको हम लोग एंटीबॉडी बोलते हैं, एंटीबॉडी। और इसका हम लोग प्रतिशत निकाल लेंगे। मनुष्य में रक्त समूह का प्रतिशत भी देख लेते हैं साथ में। आपने पढ़ा कि ये 4 प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4। रक्त वर्ग ए, रक्त वर्ग बी, रक्त वर्ग ए बी और रक्त वर्ग ओ। ए के लिए प्रतिजन ए होता है, एंटीजन जो होता है रक्त वर्ग ए में एंटीजन ए पाया जाता है, बी में बी पाया जाता है, ए बी में एंटीजन दोनों ए और बी दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता है। समझिए हमारी बात को यहाँ पर। लेकिन प्रतिरक्षी क्या होते हैं, जब हम लोग चर्चा करेंगे डिसीज की तो हम लोग पढ़ेंगे कि एंटीजन ही एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं, अर्थात एंटीजन प्रिपेयर करता है एंटीबॉडी को। इस प्रकार से इसके लिए एक एंटीबॉडी होती है। देखिए, कभी भी प्रतिरक्षी जो होते हैं, प्रतिजन कभी प्रतिरक्षी और प्रतिजन समान नहीं होते हैं। प्रतिजन एंटीजन ए, एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी, एंटीबॉडी बी कभी भी समान नहीं होंगे। समान इसलिए नहीं होंगे कि यदि ये समान हो जाएंगे तो क्लॉटिंग कर लेंगे, अर्थात क्लम्पिंग कर लेंगे और रक्त आपस में एक बांड बना लेगा, एक जो है थक्के के रूप में संरचना को बना लेगा। और ये रक्त जो है बॉडी में जो मूवमेंट करता है, अर्थात मूवमेंट नहीं करेगा, सर्कुलेट नहीं करेगा और अमुक रोगी की मृत्यु हो जाएगी। प्रतिरक्षी क्या होते हैं, इसका प्रतिरक्षी बी होता है, इसका प्रतिरक्षी बी का ए होता है। और ए बी रक्त समूह में किसी भी प्रकार के एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं, जबकि ओ में प्रतिरक्षी दोनों एंटीबॉडी दोनों होते हैं, ए और बी दोनों प्रकार के हम लोग क्या देखते हैं, एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। ध्यान देने की बात ये है, यहाँ पर देखें आप, जो ब्लड होता है, ब्लड को हम लोग 2 पार्ट में बांट लेते हैं। एक यहाँ लिख देते हैं प्लाज्मा और दूसरा लिख देते हैं आरबीसी। प्लाज्मा में हम लोग को रिलेट करके पढ़ते हैं। मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको पढ़ाया था कि डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी पावर का निर्माण करता है, अर्थात यहाँ हम लोग देखते हैं कि यदि को रिलेट करते हैं तो प्लाज्मा में एक ग्लोबुलिन, ये ग्लोबुलिन नाम की क्या होती है, ये प्रोटीन होती है। ग्लोबुलिन नाम की जो प्रोटीन होती है ये एंटीबॉडी कहलाती है। क्या कहलाती है, एंटीबॉडी कहलाती है। आप समझिएगा इसको, ग्लोबुलिन नाम की जो प्रोटीन होती है ये एंटीबॉडी कहलाती है,
जबकि आरबीसी जो रुधिर कणिकाएं होती हैं इनमें एंटीजन ए और एंटीजन बी प्रेजेंट होता है, लेकिन एंटीजन ए के लिए कभी भी एंटीबॉडी ए वर्क नहीं करती है। आप इसी जगह से समझ लीजिएगा। जैसे डाक टिकट होता है, क्या होता है, डाक टिकट होता है, तो आप डाक टिकट को प्रतिजन ए मान लीजिएगा, लेकिन वाटर जो होता है, जल होता है जिससे हम लोग भिगोते हैं, तो वो एंटीबॉडी आप उसको मान लीजिए। यदि दोनों को हम लोग टच कर देंगे, स्पर्श करा देते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि वो टिकट चिपक जाता है। बड़े इजी शब्दों में आप समझने का प्रयास करें कि जिस प्रकार डाक टिकट को आप एंटीजन ए मान लीजिए और वाटर को आप एंटीबॉडी मान लीजिए, लेकिन एक समान है। क्या है, ये दोनों जब एक समान होंगे तो चिपक जाएंगे, लेकिन यदि हम डाक टिकट में एल्कोहल लगा दें या कैरोसिन लगा दें या अन्य ऐसे पदार्थ लगा दें जो चिपके नहीं, सेम वही तरह ब्लड काम करता है। समान एंटीजन और समान यदि प्रतिरक्षी हैं तो आपस में ये क्लंपिंग कर लेते हैं। ठीक, अब यहां देखिए आप, रक्त वर्ग में एंटीजन ए के लिए एंटीबॉडी बी होगी। भारत की मैं यदि बात बता दूं तो ए ग्रुप के भारत में जो लोग मिलते हैं लगभग 23.5% लोग मिलते हैं। ए ग्रुप के भारत में कितने लोग मिलते हैं, 23.5% लोग मिलते हैं, जबकि बी वर्ग के लोग 34.5% मिलते हैं। ए बी वर्ग के लोगों की जो संख्या होती है वो बेहद कम होती है, ये मात्र 7.5% मिलते हैं, जबकि ओ ग्रुप के लोग भी 34.5% मिलते हैं। इस प्रकार से रक्त वर्ग का एक समूह है जो मनुष्यों में प्रेजेंट होता है। अब हम लोग जो समझिएगा इसको, जो मैं समझाना चाहता हूं कि ओ डोनर होता है। ओ क्या होता है, डोनर होता है, जबकि ए बी क्या होता है, वो रिसेप्टर होता है। इसको लिखे दे रहे हैं, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप ओ को हम लोग सर्वदाता बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर, अर्थात ये एक डोनर है, यूनिवर्सल डोनर होता है। और ए बी जो होता है ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है ये सर्वग्राही होता है। क्या होता है, सर्वग्राही होता है, ये रिसीवर होता है। इस प्रकार से ये हम समझ सकते हैं कि ब्लड ग्रुप ओ को डोनर हम लोग क्यों कहते हैं। आप इसको समझिए। देखिए बात ये होती है कि यदि एक हम लोग समझने के लिए मैं बता रहा हूं, आप एक गोला बना लीजिएगा, इसमें ए बी नाम के प्रतिरक्षी हैं। ये क्या है, ए बी, ए और बी नाम के इसमें प्रतिरक्षी हैं। इसमें एंटीजन नहीं है। एंटीजन क्या है, इसका ये बाहरी आकार है, ये एंटीजन होंगे। ये क्या होंगे, ये आप एंटीजन इनको मान लीजिए, क्योंकि एंटीजन ए बी में भी है, एंटीजन बी में भी है, एंटीजन ए में है, जबकि ओ में किसी भी प्रकार के एंटीजन नहीं है। तो ये किसी को भी ब्लड दे सकता है, अर्थात ये किसी भी प्रकार के ये अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा। जबकि ए बी में क्या हम लोग देखते हैं कि ए बी में जो एंटीजन है ये संरचना बनाता है। ए बी ये एंटीजन है इसका, और प्रतिरक्षी जो होते हैं इसमें कोई भी प्रतिरक्षी नहीं है। ए यदि एंटीजन है तो भी ए बी में समाहित हो जाएगा, बी एंटीजन है तब भी ए बी में समाहित हो जाएगा, और ओ में तो कोई एंटीजन ही नहीं है, अर्थात ये ब्लड क्या कर लेगा, ले लेगा, और किसी भी प्रकार के ब्लड सर्कुलेशन में कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब अगला आप देख लीजिएगा। कभी कभी देखा जाता है एक बीमारी हो जाती है। बीमारी कौन सी होती है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस नाम की एक बीमारी हो जाती है। प्रायः देखा जाता है
इसमें होता ये है कि यदि एक RH फैक्टर नाम का एक एंटीजन होता है, क्या होता है, अगला हम लोग पढ़ते हैं। इसमें देखिएगा, इसमें एक बीमारी होती है, इसमें एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस एक ये बीमारी हो जाती है। तो ये जो बीमारी होती है प्रायः RH फैक्टर के कारण होती है। किसके कारण होती है? RH फैक्टर के कारण ये एक बीमारी जन्म ले लेती है। अब इसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, फिर इस बीमारी के बारे में आपको बता देता हूं। 1940 में एक वैज्ञानिक थे, यही कार्ल लैंडस्टीनर और उनके एक मित्र थे वीनर। इन्होंने एक नए एंटीजन की खोज की। कैसे एक नए एंटीजन की खोज की? दरअसल हुआ ये कि क्योंकि वैज्ञानिक ही थे, साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने रेसस नाम का एक बंदर, रेसस या इसको रहीसस लिखा रहता है कहीं कहीं, इंग्लिश में आप देख लीजिएगा, कन्फर्म हो जाएगा। ये रेसस नाम का एक बंदर था और इस बंदर में इन वैज्ञानिकों ने एक नया एंटीजन देखा जिसको RH फैक्टर के रूप में व्यक्त किया। जो सामान्य लोगों में प्रायः जब भी हम लोग रक्त आदान करते हैं, किसी को यदि ब्लड देते हैं, तो इस RH फैक्टर के बारे में तुरंत हम लोग जानकारी करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा एंटीजन है कि कुछ लोगों में तो ये, कुछ बंदरों में देख लीजिएगा ये पाया गया और कुछ बंदरों में ये एक अगला जो एक नया एंटीजन था वो नहीं पाया गया। तो इसको जिन लोगों में ये पाया गया उसको पॉजिटिव कहा गया और जिन लोगों में नहीं पाया गया उसको क्या कहा गया? निगेटिव कहा गया। कुछ किताबों में इसको डी एंटीजन के नाम से भी पुकारा गया, कुछ लोगों ने इसको सी एंटीजन के नाम से पुकारा। तो इस प्रकार से ये जो रहीसस नाम का बंदर था जिसमें RH पॉजिटिव या RH निगेटिव ये जो सिम्टम्स मिले हमको, ये जो लक्षण मिले, ये एक एंटीजन है। और ऐसी दशा में यदि इस एंटीजन को यदि हम ध्यान में रख करके ब्लड डोनेट नहीं करते हैं तो निश्चित है कि उस रोगी की मृत्यु हो जाती है। अर्थात उसी को हम लोग एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आप इसको लिखते भी चलिए, थोड़ा सा मैं लिख लीजिए। 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर व वीनर नाम के वैज्ञानिक, वीनर नाम के वैज्ञानिक ने RH फैक्टर, ये जो RH फैक्टर है ध्यान रखेंगे, ये एक एंटीजन है। ये क्या है? RH फैक्टर एंटीजन की खोज की। पहला पॉइंट। भारत पर की परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं। भारत में RH पॉजिटिव जो फैक्टर के लोग हैं ये लगभग 97% लोग भारत में RH पॉजिटिव एंटीजन के रूप में लोग पाए जाते हैं, जबकि RH निगेटिव जो फैक्टर है ये मात्र 3% है। ठीक। जबकि गोरे लोगों में, गोरे प्रजाति के जो लोग हैं या यूरोप कंट्रीज में प्राय देखा जाता है कि ये जो फैक्टर है, गोरे जाति के जो लोग हैं या जो गोरे जाति के जो लोग हैं प्रायः इनमें RH फैक्टर का जो रेशियो है वो 85% पाया जाता है और जबकि RH निगेटिव का जो फैक्टर है ये 15% पाया जाता है। इस प्रकार से
कार्ल एंड स्टीनर व वीनर नाम के वैज्ञानिकों ने यह स्पष्ट कर दिया कि रक्त में एक तीसरा एंटीजन जो होता है, जिसको हम लोग RH फैक्टर के नाम से जानते हैं, यदि ब्लड डोनेट किया जा रहा है तो इस चीज को, इस एंटीजन को हम लोग क्या करते हैं, विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। रुधिरादान अर्थात ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इस बात को इन्होंने स्पष्ट किया, और स्पष्ट करने के लिए एक मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। यही एग्जाम्पल आप नोट कर लिए होंगे इसको, या देख लीजिएगा इसको। अगला पॉइंट है, ये जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस, ये जो बीमारी है प्राय देखा जाता है कि यदि पिता RH पॉजिटिव है, पिता क्या है इसका, मेल RH पॉजिटिव है, और दूसरा देखें फीमेल जो है यदि वो RH निगेटिव है, क्या है, RH निगेटिव है, यदि इन दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध कर दिए जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि RH पॉजिटिव है RH निगेटिव, तो सामान्य रूप में ये देखा जाता है कि जो पहली संतान होती है, क्या होती है, जो पहली संतान होती है वो तो सामान्य होगी, ध्यान रखें, ये जो पहली संतान होगी ये क्या होगी, सामान्य होगी। लेकिन यदि दूसरी संतान हो रही है तो ध्यान रखेंगे ये जो RH फीमेल में यदि ब्लड डोनेट किया जा रहा है किसी कारणवश, या ये कह दीजिए कि यदि ये कंजुगेट करते हैं या इनमें संयुग्मन होता है, तो ये जो पहला बच्चा होगा वो तो सामान्य होगा। लेकिन यदि दूसरा बच्चा हो रहा है तो निश्चित है कि जो RH निगेटिव जो है एंटीजन, ये धीरे धीरे करके, क्योंकि इसकी मात्रा कम होती है, अब ये धीरे धीरे करके एंटीबॉडी का निर्माण कर लेगा, और एंटीबॉडी का यदि निर्माण कर लेता है तो ऐसी दशा में दूसरा बच्चा निश्चित है कि गर्भ अवस्था में या जन्म लेने के साथ क्या होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। होता यह है कि यूटेरस में, जब तक यूटेरस में एंड्रोमेट्रियम की जो कैविटी होती है, क्या होती है, ये देख लीजिएगा चित्र से, ये जो बच्चा होता है ये एंड्रोमेट्रियम कैविटी में होता है। यदि ये कैविटी फट जाती है किसी भी कारणवश तो निश्चित है कि इस बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि मैंने भी बताया कि ये RH पॉजिटिव एक एंटीजन है, ये क्या है, एक एंटीजन है, ठीक, जबकि ये भी निगेटिव एंटीजन है ये, ठीक ना। लेकिन होता क्या है कि ये RH जो निगेटिव एंटीजन होता है ये कुछ समय के बाद एंटीबॉडी का निर्माण करना शुरू कर देता है, और जब एंटीबॉडी का निर्माण करना शुरू कर देता है तो ये जो ब्लड होता है, ब्लड जो हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है आपस में, तो ये आपस में चिपक जाते हैं और बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ऐसी दशा में हम लोग प्री मेच्योर डिलीवरी का जन्म करा लेते हैं, तो इससे बच्चे बच जाते हैं, अन्यथा की स्थिति में किसी भी दशा में दूसरा बच्चा जन्म नहीं लेगा। सामान्य रूप से लोग क्या देते हैं कि उनके एक ही बच्चा जन्म लिया, दूसरे बच्चे गर्भ में आता है, और गर्भ में आते ही 2 मंथ 3 मंथ या 4 मंथ या टाइम पूरा, क्योंकि बच्चों में, महिलाओं में जो गर्भाकाल होता है वो 270 से 280 दिन का होता है, और जन्म लेने के साथ इस प्रकार के बच्चे मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। कारण कि एंड्रोमेट्रियम की दशा में अब जो यदि ये फट जाता है तो बड़ी तेजी के साथ एंटीबॉडी का निर्माण करना शुरू कर देता है, और ब्लड सर्कुलेशन ये क्लम्पिंग कर लेता है, सीधे से हम लोग बोलेंगे, और इस प्रकार से ये बच्चे मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। तो आपको ये रक्त वर्ग जो ब्लड ग्रुप था आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं पुनः रिवीजन करा दे रहा हूँ कि इसमें जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इसमें एंटीजन होते हैं। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एक एंटीजन ए होता है और एक एंटीजन बी होता है। ये रियल में एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है, सामान्य रूप में हम लोग इसको कह सकते हैं। उसी प्रकार
अर्थात एंटीजन के आधार पे हम लोगों ने पूरे ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांटा, ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ। ठीक, उस क्वेश्चन आता है कि कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है या कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है, तो सीधे से कहेंगे कि रक्त वर्ग जो ओ होता है, क्योंकि ओ को माइनस से हम लोग इंडिकेट करते हैं, अर्थात उसमें कुछ भी नहीं है, जो सबको केवल उसमें अपने मैंने पढ़ाया भी आपको कि केवल एंटीबॉडी होती है, किसी प्रकार का वाव उसकी संरचना में किसी प्रकार का अवरोध नहीं है, तो वो सबको ब्लड दे देता है। ए बी जो होता है वो सर्वग्राही होता है, क्योंकि उसमें एंटीजन नहीं होते हैं, वो एंटीबॉडी नहीं होती है और वो सबसे ब्लड ले सकता है। प्लाज्मा में एक ग्लोबुलिन नाम की प्रोटीन होती है, सामान्य रूप में मैंने पढ़ाया भी है इसके पहले पार्ट फर्स्ट में। तो ये क्या करती है कि एंटीबॉडी का निर्माण करती है, और कभी भी ध्यान रखें एंटीजन ए के लिए, अर्थात ये कह सकते हैं कि जो एंटीजन अभी मैंने बताया कि एंटीजन ए के लिए एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी ए कभी भी वर्क नहीं करती है। ऐसी दशा में ये क्लम्पिंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे? क्लम्पिंग कर लेंगे, अर्थात ये चिपक जाएंगे। मैंने डाक टिकट के माध्यम से आपको समझाने का पूरा प्रयास किया। जो क्वेश्चन बनते हैं तो 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। पहला पूछ लेता है, ध्यान देंगे आप। पहला क्वेश्चन बनेगा सर्वदाता, कौन सा रक्त वर्ग सर्वदाता है? सीधे से लिखेंगे आप, सीधे से कहेंगे ओ। दूसरा क्वेश्चन बनता है कौन सा रक्त वर्ग सर्वग्राही है? लिख देंगे ए बी। फिर पूछ लेता है कि रक्त वर्ग की खोज किसने की? आप सीधे से लिख देंगे कार्ल लैंडस्टीनर। शॉर्टकट में मैं आपको बता रहा हूं, कार्ल लैंडस्टीनर। फिर पूछ लेता है इसमें कि आरएच फैक्टर की खोज किसने की? तो सीधे से इसमें लिख देंगे कार्ल लैंडस्टीनर। शॉर्टकट में लिखते हैं हम लोग कार्ल लैंडस्टीनर व वीनर नाम के वैज्ञानिक ने। किसने? वीनर नाम के वैज्ञानिक ने खोज की। अब इसमें जो अगला पॉइंट हम लोग, इसमें लगभग 4 ही क्वेश्चन बनते हैं, एक भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि पूछ ले एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस किसके कारण होता है, तो सीधे से लिख देंगे कि जब भी एंटीजन जो तीसरा हमको मिला रेहिसस नाम के बंदर से, जब ये दोनों यदि समान है तो बेहतर है। यदि RH निगेटिव है, यदि दोनों मिलते हैं तो पहला बेबी तो सुरक्षित, लेकिन दूसरा बेबी कभी भी सुरक्षित नहीं है। या प्री डिलीवरी हो जाए तो वो बच्चा बच सकता है, अन्यथा की स्थिति में एक ही बच्चे का पूरा जो जिम्मेदारी होगी एक ही बच्चा निभाएगा, दूसरा बच्चा वो जन्म नहीं लेगा। अब जो पार्ट 3 हम लोग पढ़ेंगे, पार्ट 3 में ये पढ़ेंगे, बहुत इजी है, आप देख लीजिएगा। बस 5 मिनट में मैं आपको ये समझा दे रहा हूं, आप समझिए, बहुत इजी है। इससे क्वेश्चन भी उठते हैं, ध्यान रखें, जरूर इससे एक क्वेश्चन बनेगा। पूछ लेता है ये, दरअसल एक पॉइंट मैं बता दूं, याद देखें, रुधिर वर्ग की वंशागति। हम लोग इसी में पढ़ लेते हैं, मैं पार्ट 3 नहीं पढ़ा, मैं इसको नहीं रखना चाहता हूं, ये पार्ट 2 में का एक हिस्सा हम लोग बना लेते हैं। रुधिर वर्ग की वंशागति मेंडेलियन सिद्धांत पर आधारित थी और एक वैज्ञानिक थे बर्नस्टीन। 1924-25 में उन्होंने एबीओ रुधिर वर्ग की वंशागति बताई। उन्होंने ये भी बताया कि किसी एक एलिल्स होता है, एलिल्स की एक परिभाषा होती है। उन्होंने कहा था कि किसी भी जीन में 2 कारक होते हैं, एक प्रभावी कारक होता है और एक अप्रभावी कारक होता है। अर्थात एक डोमिनेंट होता है तो एक क्या होता है? रिसेसिव होता है। इनका कहना यह था कि यदि ए वर्ग का पुरुष है, यदि ए वर्ग का पुरुष है और बी वर्ग की महिला है, बी वर्ग की स्त्री है, यदि दोनों के बीच में, यदि दोनों के शादी करा दी जाए, करा दी
जाए तो किस वर्ग के संभावित बच्चे जन्म लेंगे? संभावित बच्चे जन्म लेंगे। आप समझने का प्रयास करें, बहुत इजी है। आपको बस इतना आपने इसको नोट कर लिया होगा, याद देखें। एक फार्मूला है इसका, इस क्वेश्चन को हल करने के पहले, बहुत इजी है। दरअसल ब्लड के एक मान हुआ करते हैं। ब्लड के क्या होते हैं? मान होते हैं। अभी आपको मैंने कहा कि एलील्स, रुधिर वर्ग की वंशागति के सिद्धांत में मैंने बताया कि जो बर्नस्टीन ने बताया, तो उन्होंने कहा कि एलील्स क्या होते हैं कि विपरीत लक्षणों वाले युग्मकों को, एक ही युग्मक के दो लक्षण होते हैं, एक प्रभावी और एक अप्रभावी, इनको एलील्स कहते हैं। तो ब्लड के भी जैसे ए ब्लड होता है, एक बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। तो इसको जो हम लोग निरूपित करते हैं, एक प्रोटीन होती है इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ए के जो मान होते हैं दो होते हैं, आई ए और आई नॉट इसको बोलते हैं, या जीरो भी कह सकते हैं। बी का क्या होता है? आई बी, आई नॉट। ए बी में आई ए और आई बी, और ओ का मान होता है आई ओ और आई नॉट। आप इतना ये फार्मूला याद रखें दिमाग में, कितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा सारे ब्लड ग्रुप आपके निकल आएंगे। आपको कुछ करना नहीं, केवल इसका मान पर ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखेंगे? ओ हरदम ए को डोनेट करता है, आपने समझा है। यहाँ पर ओ को डोनेट करेगा, ओ बी को डोनेट करेगा। आप इतना दिमाग में रखें, ये सवाल 1 मिनट में आपका हल हो जाएगा। यदि ए वर्ग का पुरुष है, एक खाना बना ले जिसका मान हरदम 100 होता है, ध्यान रखेंगे। ये मेल और ये इसका फीमेल, क्योंकि शादी हो रही है। रुधिर वर्ग, ठीक, या लिख देंगे ए यहाँ पुरुष है, या पुरुष को इंडिकेट कर दीजिए, या बी महिला है, या स्त्री को इंडिकेट कर दीजिए। ए में मैंने अभी आपको बताया कि ए का जो मान होता है आई ए होता है, और दूसरा क्या होता है? आई नॉट होता है, ठीक। या बी का मान क्या मैंने बताया? एक आई बी होता है और दूसरा क्या होता है? आई नॉट होता है। ध्यान रखिए आप, यहाँ पर आपका क्वेश्चन हल हो गया। आप बस इतने पर ध्यान रखेंगे, अब और कुछ नहीं करना आपको। जब आप बी से ए में आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बी से ए का करेंगे तो बनेगा आई ए आई बी, इसका इससे करेंगे तो बनेगा आई बी आई नॉट, इसका करेंगे आई नॉट का आई ए से गुणा करेंगे तो सीरियल में लिख देते हैं आई ए आई नॉट। आप कहेंगे सर ये आप ऐसे गुणा कर रहे हैं तो यहाँ 0 होना चाहिए। तो 0 होने का मतलब देखिए, कोई हम लोग बराबर के बाहर नहीं जा रहे हैं। आप 5 रुपए का ये नोट ले लेंगे और एक ये 5 रुपए का नोट लेंगे, तो किसी में भी कोई भी सामान ले, दोनों का मान एक ही है। तो सेम यहीं भी कंडीशन वही फॉलो कर रही है कि आई ए आई नॉट और इसका करेंगे तो आई नॉट हो जाएगा। मैंने अभी इसके पहले भी आपको पढ़ा है कि ओ डोनर है, ओ ब्लड दे देगा। आप याद देख लीजिए, आपको एक ब्लड ग्रुप ए बी मिला, क्या मिला? ए बी। दूसरा आपको यहाँ देखें नीचे, एक ओ डोनर है, ओ को ओ ए को ब्लड दे देगा, तो एक ब्लड ग्रुप क्या मिला? ए। ओ बी को ब्लड दे देगा, तो यहाँ एक ब्लड ग्रुप मिला आपको बी, और यहाँ ओ एक ओ मिला। अर्थात संभावित पुत्र यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे? संभावित बच्चे। अर्थात ए वर्ग का पुरुष है और बी वर्ग की स्त्री है, यदि दोनों की शादी करा दी जाए तो किस वर्ग के संभावित बच्चे जन्म लेंगे? आपको क्लियर हो गया। या बी का मान मैंने लिख दिया आई बी आई नॉट, यहाँ लिखा है ना आई बी आई नॉट। ए पुरुष है तो ए का मान या आई ए आई नॉट है, हमने लिख दिया आई ए आई नॉट, ये खाना बना लिए। हमने इसमें गुणा कर दिया, तो यदि ए की शादी बी से होती है तो होने वाले जो बच्चे होंगे ए बी वर्ग का भी हो सकता है, ए वर्ग का भी हो सकता है, बी वर्ग का भी हो सकता है और ओ वर्ग का हो सकता है। हमारी बात आई समझ में ना? अर्थात प्रतिशत में निकालें तो 25% ए बी वर्ग के बच्चे होंगे,
25% ए वर्ग के बच्चे होंगे, 25% बी वर्ग के बच्चे होंगे और 25% ओ वर्ग के बच्चे होंगे। कन्फर्म हो गया? आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो इससे दो क्वेश्चन बनते हैं, प्रायः एग्जाम में पूछे हुए जाते हैं कि यदि ओ वर्ग का पुरुष है और ए वर्ग की महिला है, यदि दोनों के बीच संबंध करा देते हैं तो संभावित पुत्रों के प्रतिशत बताइए। ये कौन कौन से संभावित पुत्र होंगे? तो ए का मान रख देंगे आई ए आई नॉट, ओ का मान रख देंगे आई नॉट, गुणा कर देंगे, जो प्रतिशत आएगा आप निकाल के बता देंगे। असंभावित बच्चे वो बच्चे होते हैं जो ब्लड ग्रुप में नहीं मिलेंगे, ध्यान रखिएगा हमारी बात को। असंभावित बच्चे वो होंगे जब आप इसका गुणा कर लेंगे जो यहाँ नहीं प्राप्त होगा, तो स्वाभाविक है कि आपको असंभावित बच्चे क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। तो इससे एक क्वेश्चन केवल आपको दो क्वेश्चन मिले, एक तो ये क्वेश्चन मिला, लास्ट पॉइंट लिख लीजिए आप इसमें। रुधिर वर्ग की वंशागति, रुधिर वर्ग की वंशागति का सिद्धांत नीचे लिखे दे रहे हैं, किसने दिया? लिखेंगे आंसर में, आगे लिख देंगे बर्नस्टीन। क्या नाम था इनका? बर्नस्टीन के नाम के वैज्ञानिक थे जो 1924-25 में ये सिद्धांत दिया जो मेंडल के नियम पर आधारित है। बस आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।